अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसके एग्जांपल्स, प्रोज एंड कॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करूंगी। आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नोट्स एंड गाइडलाइन मिलेगी रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक अलायंस। और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी कि किस तरह से आप लोग अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड देन अलायंस। जब आपको किसी भी चीज का मकसद समझ आ जाता है ना, मीनिंग समझ आ जाता है, तो आपको उस चीज को डिफाइन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इज लाहे अमल, मंसूबाबंदी। किसी भी काम को किस तरह से किया जाएगा तो हमें बेनिफिट होगा, किस तरह से पूरा प्रोसेस डिजाइन किया जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इन स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद अलायंस। अलायंस इज एन एग्रीमेंट। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो उस चीज को कहा जाता है अलायंस। ठीक है, सो अब आपको समझ आ गई कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ मुआहदा करेंगी तो उसको कहा जाएगा स्ट्रेटेजिक अलायंस। सो अब यहाँ पर बात की जाती है स्ट्रेटेजिकली किस तरह से एक दूसरे के साथ मुआहदा करेंगे, यानी जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में फायदा होगा। ठीक है, वो अपनी एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करेंगी, अपनी ऑडियंस को शेयर करेंगी, अपनी स्ट्रेटेजीज को शेयर करेंगी, ठीक है, अपने प्लान्स को शेयर करेंगी, और डिफरेंट तरह की जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगी, पार्टनरशिप करेंगी, तो वहां पर उसको कहा जाएगा स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, एक दूसरे के साथ काम करने में उनको ये फायदा होगा कि वो नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगी। सो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है स्ट्रेटेजिक अलायंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो द डेफिनेशन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस आर कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर कंपनीज वर्क टुगेदर, शेयर रिसोर्सेज, अचीव अ कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ईच कंपनी मेंटेन इट्स ऑटोनॉमी व्हाइल गेनिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी तो उससे उसकी इंडिपेंडेंसी को कोई जो खतरा है वो नहीं होगा। कोऑपरेटिव एग्रीमेंट यानी दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर काम करने के लिए एक मुआहदा करती हैं, दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स। सो उसके बाद है अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब आपको समझ आ गई स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलकर अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, उसमें अब वहां पर डिफरेंट चीजें आ गई कि वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं, अपनी प्लान्स को शेयर कर रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि ग्लोबली जब इस काम को किया जाएगा तो वो कहलाएगा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस। यानी जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा कर रहा है या डिफरेंट ममालिक एक दूसरे के साथ मुआहदे कर रहे हैं तो वो हो गए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस। जिस तरह से पाकिस्तान ने चाइना के साथ मुआहदा किया और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था सी पैक पे, तो वो कहलाएगा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस। सो अब इसको रीड कर लेते हैं। अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस इज एन एग्रीमेंट अमंग टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म टू कोऑपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग कॉमन गोल सच एज कंपैटिटिव एडवांटेज, कस्टमर वैल्यू क्रिएशन व्हाइल रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट रहते हुए वो जब ये एग्रीमेंट साइन करेंगी तो उससे उन्हें क्या फायदा होगा, वो कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल करेंगी। यानी आप अपने कंपेटिटर के मुकाबले में उस चीज को अपने कस्टमर को डिस्काउंट पर सेल कर सकते हो। यानी आपका कंपेटिटर अगर शूज को 200 में बेच रहा है तो आप उसको 190 में बेच दो। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, कस्टमर को वैल्यू देना है, उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, तो उससे आप जो है वो अपने कस्टमर को डिफरेंट बेनिफिट्स दे के अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने कंपेटिटर के मुकाबले में क्या हासिल करोगे, कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, सो यहाँ पर आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ विच इज द पार्टनरशिप ऑफ उबर एंड स्पॉटिफाई। उबर जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो कि राइड की सर्विसेज देती है। जब आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना होता है तो आप उनकी सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। और जबकि स्पॉटिफाई का आपको पता है कि एक म्यूजिकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ से आप लोग म्यूजिक सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा उस पर म्यूजिक पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक आप अपनी मर्जी की प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब उबर ने देखा कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो गाने बहुत सुनते हैं, लाइक उनका टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाए तो वो म्यूजिक
म्यूजिक को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर उबर ने सोचा कि क्यों ना वो अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पर म्यूजिक हो, ठीक है, और वो उसकी सर्विस जो है वो अपने कस्टमर्स को दे सके ताकि मजीद इंगेज हो सके अपने कस्टमर के साथ। तो ये प्रोसेस जो था ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना, ये तो उबर की स्किल्स में से नहीं था ना। तो उबर ने सोचा कि क्यों ना स्पॉटिफाई के साथ मैं पार्टनरशिप कर लूँ और स्पॉटिफाई अपनी सर्विसेज मेरे कस्टमर्स को दे, और इस तरह से कस्टमर का जो एतमाद है वो मेरे ऊपर और ज़्यादा होगा, ठीक है, वो मेरी प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा वैल्यू देगा। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस स्ट्रेटेजी को देखते हुए उसने स्पॉटिफाई के साथ बात की। स्पॉटिफाई ने सोचा कि अगर मैं अपनी सर्विसेज दे देता हूँ उबर को, तो मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स होंगे टारगेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पॉटिफाई जो था वो कस्टमर्स को देख रहा था, ठीक है, वो देख रहा था कि उसकी जो एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लोगों तक जाएगी, वो ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकता है, वो ज़्यादा देख सकता है कि अब उसे किस तरह की चीज़ों को लाना है, किस तरह से हर चीज़ को मेंटेन करना है, किस तरह से देखना है कि कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, लोगों को नहीं आ रही। लाइक उसके पास एक मैसिव जो है वो कस्टमर्स आ रहे थे, ठीक है। उबर ने स्पॉटिफाई को क्या दिए? कस्टमर्स दिए, और स्पॉटिफाई ने इन रिस्पॉन्स उबर की कस्टमर्स को वो सर्विसेज दी। तो इसलिए उनके जो स्पॉटिफाई और उबर का जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव था वो सेम हो गया, और जब वो सेम हुआ तो उन्होंने एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर किया और एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की। सो इस एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों उन्होंने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की और किस तरह से पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। यानी प्रॉपर लाहे अमल है, उस चीज़ को देखते हैं कि अगर मैं दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ तो मुझे उससे कोई बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। अगर तो बेनिफिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उस पार्टनरशिप। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट मोटिव्स फॉर अलायंस। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है तो वो देखेगी कि वो पार्टनरशिप क्यों करे, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। उबर ने स्पॉटिफाई के साथ पार्टनरशिप की ना, तो स्पॉटिफाई को पता था कि उसकी प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, वो ज़्यादा कस्टमर्स को एक्सेस कर रही है, उसके बाद उसकी जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो इससे इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजिकल ग्रोथ हो रही है, फाइनेंस स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, मार्केट एंट्री, उसको एक न्यू मार्केट मिल गई है, ठीक है, अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। तो इस वजह से उसने जो है वो उबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, क्योंकि उसके जो मोटिव्स फॉर अलायंस के अंदर हम लोगों ने जिन चीज़ों की बात की वो क्लियर थे और वो फुलफिल हो रहे थे, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाई स्ट्रेटेजिक अलायंस, क्यों करें स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब हम लोगों ने देख लिया कि एक कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो अगर दूसरी कंपनी से पूरी हो रही हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, उसकी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए फुलफिल हो रही हैं, तो उसके लिए क्या करें, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लें। शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, प्रोजेक्ट फंडिंग, कैपिटल इक्विपमेंट, knowledge, expertise और intellectual property to create synergy to gain competitive advantage, ठीक है। सो मे बी आप लोगों ने एक शो वॉच किया हो विच इज़ शार्क टैंक फ्रॉम इंडिया, जहाँ पर आपको दिखाया ये जाता है कि कुछ शार्क्स हैं जो कि अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया हुआ उन्होंने। अब वो छोटे बिजनेसेस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लाइक अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो उनके साथ शेयर करते हैं। उसके बदले में वो कुछ इक्विटी या कुछ परसेंटेज जो है वो एक दूसरे के साथ फिक्स करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपके माइंड में एक आइडिया आ सकता है स्ट्रेटेजिक अलायंस से रिलेटेड, ये नहीं वहाँ पर नए इंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश कर लिया होता है, बाकी उन्हें जो गाइडलाइन चाहिए एक मैसिव ऑडियंस यानी कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स को ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वगैरह वगैरह, तो उसके लिए वो कहते हैं कि ये जो शार्क्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है वो उनके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि वो उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस है क्या, क्यों ज़रूरी है। जिस तरह से बिल गेट्स ने कहा, और सक्सेस हैज़ रियली बिन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमारी सक्सेस जो है वो डिपेंड करी है पार्टनरशिप पर। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी, अपनी रिसोर्सेज को शेयर करेंगी, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को वो अवेल कर सकेंगी, जिस तरह से हम लोगों ने उबर और स्पॉटिफाई को देखा, ठीक है।
सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का क्या पर्पस है, ठीक है। इससे हमने देखा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को शेयर करती है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को शेयर करती है। और एक और बात जो कि यहाँ पे डिस्कस की गई है विच इज़ रिड्यूस नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ जो वो कंपनी परफॉर्म कर रही होती है जिससे उसे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, उस चीज़ को वो कम कर देती है जब वो एक दूसरे के साथ आइडियाज़ को शेयर करेंगे, एक दूसरे की सजेशन लेंगे वगैरह वगैरह। तो उससे आपकी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस होंगी और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद है की फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। Select the proper partners for the intended goals, share the right information, negotiate a deal that include risk and benefit, come to realistic agreement on time, mutual flexible commitment on what's suitable, respect and protect the brand of each partner, ठीक है। आई होप कि अब ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जब हम लोगों ने बात की स्ट्रेटेजी की तो हम लोगों ने प्रॉपर देखना है, एनालिसिस करना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्यों दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, क्या हमारे गोल्स अलाइन है नहीं है। हम लोगों ने जो दूसरी कंपनी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ऐसे नहीं रखना कि उनको अंधेरे में रखें और आधी इन्फॉर्मेशन शेयर करें आधी इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, ठीक है। इससे बिकॉज आपकी पार्टनरशिप अच्छी इस्टेब्लिश नहीं होगी, उनको वो इन्फॉर्मेशन कहीं और से पता चलती है तो आपका एग्रीमेंट ख़राब हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी रिस्क बेनिफिट्स इन चीज़ों को शेयर करना है, एक दूसरे की ब्रांड की रिस्पेक्ट करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है। So the next slide is about types of strategic alliance, which is very important. आई होप कि अब तक की जो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आई विल गारंटी यू कि आपको इन स्लाइड्स को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपका कंसेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो गया है कि आप पेपर में स्ट्रेटेजिक अलायंस के क्वेश्चन को खुद से डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। So the first type of strategic alliance is joint venture, an agreement by two or more parties to form a single entity to undertake a certain project. Each of businesses has an equity stake in the individual business and share revenues, expenses and profits. जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं, ठीक है, उस चीज़ को कहा जाता है जॉइंट वेंचर। सो जिस तरह से 2012 में माइक्रोसॉफ्ट और जनरल इलेक्ट्रिकल हेल्थ केयर ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो मिलकर एक नई कंपनी बनाएंगे विच इज़ नोन एज कैराडाइन। और इसके बिहाइंड आइडिया ये था, उनका पर्पस ये था कि वो ओपन हेल्थ केयर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पर दोनों कंपनीज के पास अलग अलग स्किल्स हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है, ठीक है, और जनरल इलेक्ट्रिकल हेल्थ केयर के पास हेल्थ केयर से रिलेटेड कैपेबिलिटी है। तो वो दोनों कंपनीज अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए इस कंपनी को एस्टैब्लिश करेंगे विच इज़ नोन एज कैराडाइन। तो यानी ये एक न्यू कंपनी है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाएंगी तो वो कहलाएगा जॉइंट वेंचर। और कंपनीज जो है वो अपने प्रॉफिट्स को, रेवेन्यूज़ को, ठीक है, एक्सपेंसेस को, इन चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, शेयर करेंगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप इज विच इज़ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये वही बात, वर्किंग पार्टनरशिप बिटवीन कंपनीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, इंक्रीजिंगली अक्रॉस इंडस्ट्रीज, समटाइम्स फॉर्म बिटवीन कंपनी एंड फॉरेन गवर्नमेंट और अमंग कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज पार्टनरशिप करती हैं ग्लोबली तो दिस इज़ नोन एज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसके अंदर आप लोगों ने एग्जांपल्स खुद से देनी है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। जिस तरह से एक एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट में दी थी विच इज़ CPAC, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस इज इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस। इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस नाम से जाहिर हो रहा है। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस का तो पता है ना, तो इक्विटी की बात आ गई है, ये नहीं, अब इसके अंदर कुछ इक्विटी की बात होगी, ये नहीं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो वहां पर उसको कुछ इक्विटी मिलेगी, ठीक है। An alliance in which two or more firms own different percentages of the company they have formed by combining some of their resources and capabilities to create a competitive advantage. So जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इक्विटी की डिफरेंट परसेंटेजेस हो सकती हैं, रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करते हैं, तो ये कहलाएगा इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस।
इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब 2010 में पैनासोनिक ने टेस्ला के अंदर $30 मिलियन इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्टमेंट की बिहाइंड पर्पस ये था कि टेस्ला जिस पे काम करी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर, तो उसके अंदर बैटरीज का यूज़ होना था। अब पैनासोनिक जो है वो टेस्ला के साथ मिलकर इस मार्केट को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, ठीक है। और टेस्ला भी ये चाह रही थी कि वो डिफरेंट बैटरी सप्लायर्स को यूज़ करे, उनकी बैटरीज को यूज़ करे उसके अंदर, व्हीकल के अंदर, और इस चीज़ को जो है वो मेक श्योर करे कि वो व्हीकल चले एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यानी इस वजह से उन्होंने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की, और एक क्योंकि उनके बिजनेस गोल्स भी सेम थे, उनके पास अपनी अपनी स्किल्स थी जिनको उन्होंने यूज़ किया, रिसोर्सेज को शेयर किया और कंपैरेटिव एडवांटेज को हासिल किया, ठीक है। एंड इस तरह से ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी सक्सेसफुल थी, और पैनासोनिक जो है उसकी एक डिफरेंट परसेंटेज थी टेस्ला के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किए थे $30 मिलियन। So the next type, which is non-equity strategic alliance. एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर कोई इक्विटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। यानी दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी तो वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को तो शेयर करेंगी, कंपैरेटिव एडवांटेज को क्रिएट करेंगी, लेकिन एक दूसरे की कंपनी में कोई इक्विटी नहीं होल्ड करेंगी, क्योंकि यहाँ पर वो समझती हैं कि उसके लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। उनकी पार्टनरशिप के लिए ये चीज़ नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से स्टारबक्स ने बार्न्स एंड नोबल के साथ एक पार्टनरशिप की, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को शेयर किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई भी एक दूसरे की कंपनी के अंदर इक्विटी होल्ड नहीं की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने रिसोर्सेज को जो है वो शेयर किया था। इसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। द नंबर 1 इज जॉइंट वेंचर, देन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस, number 3 is equity strategic alliance, and number 4 is non-equity strategic alliance. So next we will see the disadvantages of strategic alliance. अभी तक तो हम लोगों ने एडवांटेजेस ही देख लिए ना, और उसके बाद हम लोगों ने बिल गेट्स की कोटेशन भी पढ़ ली कि अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप पर फोकस करें, ठीक है। सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप तो कर रही है, लेकिन उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो गोल्स हैं वो अलाइन नहीं है, वो डिफरेंट है। इररिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस इन बिजनेस कल्चर्स एंड मैनेजमेंट स्टाइल्स, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सच इंपॉर्टेंट इश्यूज एज प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज ईटीसी, ठीक है। बिजनेस कल्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने राइट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की होगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट हो सकती है, यानी वो सही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे, एम्प्लॉयज़ का क्लैश हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं जो कि डिसएडवांटेजेस का बायस बनेंगी, और इससे जो है वो जो कि डिसएडवांटेजेस में कंसीडर होंगी। सो इसलिए जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मुआहदा करेगी तो उससे पहले एक कंप्लीट स्टडी जो है वो उस कंपनी पर करना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल एनालिसिस करे, स्ट्रेटजीज बनाए, उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप होगी तो वो बेनिफिशियल रहेगी। So the next slide is about examples of alliance Starbucks. स्टारबक्स ने किन कंपनीज के साथ मुआहदे किए और अपने बिजनेस को जो है वो सक्सेसफुल बनाया? तो स्टारबक्स ने सबसे पहले बार्न्स एंड नोबल बुक स्टोर्स के साथ 1993 में जो है वो एक मुआहदा किया। उसके अंदर क्या था कि ये बुक स्टोर्स था, लोग आते थे, बुक्स को स्टडी करते थे, वहाँ पर उसने अपनी कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। और कॉफ़ी से क्या हुआ कि लोग आते थे, स्टडी करते थे, साथ कॉफ़ी भी लेते थे, तो इस तरह से जो है वो दोनों को फ़ायदा हुआ, ठीक है। इन हाउस कॉफ़ी शॉप्स बेनिफिटिंग बोथ रिटेलर्स। सो 1996 में स्टारबक्स ने पेप्सिको के साथ जो है वो पार्टनरशिप की ताकि वो अपनी एक कॉफ़ी बेस्ड ड्रिंक को सेल कर सके जिसका नाम है फ्रापेचिनो, ठीक है। इसके अंदर मे बी आइस क्यूब्स का यूज़ होता है विद द यूज़ ऑफ कॉफ़ी एंड क्रीम। तो उसके बाद स्टारबक्स ने पार्टनरशिप की यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ, यानी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में उन्हें अगर कॉफ़ी की नीड है, ठीक है, लाइक एयरपोर्ट्स पे, एयरप्लेन्स में, ठीक है, स्टारबक्स की कॉफ़ी जो है वो दी जाने लगी, ठीक है। उसका लोगो था उनकी कप्स पे, ठीक है, जैसे स्टारबक्स को प्रमोट किया जा रहा था, और इस तरह से स्टारबक्स ने जो है वो इन तीनों कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया और इससे उनको बेनिफिट्स हुए। डेफिनेटली बार्न्स एंड नोबल बुक स्टोर, पेप्सिको, यूनाइटेड एयरलाइंस को भी इससे बेनिफिट हुआ था, ये इससे बेनिफिट था, तभी उन्होंने जो है वो स्टारबक्स के साथ पार्टनरशिप
की। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि स्टारबक्स ने किस तरह से और क्यों जो है वो पार्टनरशिप की। आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्यों करना चाहिए, इसका पर्पस क्या है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंस की टाइप्स कितनी है और उन टाइप्स को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। If you have any question related this, put it in comment section. I will definitely reply you. और अब वो बात जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कही थी कि अगर आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको एक टिप मिलेगी, विच इज़ कि आप लोग इस स्लाइड्स को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह पीपीटी टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो वॉच की होंगी। अगर नहीं की तो आपको उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस तरह से इन स्लाइड्स को स्लाइड शेयर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को अपनी स्लाइड्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग रीराइटर टूल्स का यूज़ करते हुए उनको रीराइट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने उनको डिफरेंट तरह से डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप लोग पावर पॉइंट टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ कुछ वेबसाइट्स शेयर की थी जिनके अंदर आपको फ्री में पावर पॉइंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। उनको यूज़ करते हुए आप लोग इन डिज़ाइंस को उठाएं और अपनी स्लाइड्स पे लगा लें। So in the end, don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!